हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में आप सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस क्या है और कैसे इम्परेटिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ध्यान दें, इम्परेटिव सेंटेंस पहले समझिए कि क्या है इम्परेटिव सेंटेंस। कहा जाता है द सेंटेंस विच डिनोट्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड एक्सेट्रा दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए, द सेंटेंस विच डिनोट्स ऑर्डर यानी सलाह, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड एक्सेट्रा दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। अब ये जो आज्ञा सूचक वाक्य है, इम्परेटिव सेंटेंस है, इसको आप कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में ले चलेंगे, ये आपको यहां सीखना है। सबसे पहले समझना है इम्परेटिव सेंटेंस यानी वैसा वाक्य जिससे सलाह, विनती, आदेश, अनुमति इत्यादि का बोध होता हो, जिस वाक्य को पढ़ने से लगे आपको कि ये सलाह दे रहा है, किसी वाक्य को पढ़ने से लग जाए कि ये आदेश दे रहा है, ये किसी से विनती कर रहा है, तो वाक्य के अर्थ के अनुसार आपको समझना है कि ये आज्ञा सूचक वाक्य है। जैसे आप देख रहे, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए ग्लास पानी लाओ, प्लीज हेल्प मी, सिट डाउन, कीप क्वाइट, मेरी मदद करो, बैठ जाओ, शांत रहो, वर्क इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, डोंट मेक ए नॉइज, हल्ला मत करो। आप एक बात और गौर कर रहे होंगे कि इन सारे वाक्यों में कहीं सब्जेक्ट आपको नहीं मिले, कहीं सब्जेक्ट नहीं है। और ये इम्परेटिव सेंटेंस जो है इंग्लिश ग्रामर का एक्सेप्शनल केस है। इसे एक्सेप्शनल केस कहा जाता है। ग्रामर में एक ही ऐसा वाक्य है जहां पर सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, वो है इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाक्य मीनिंगफुल है और ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच में देता है और इसको इनडायरेक्ट कहता है चेंज करने के लिए। तो कैसे आप इसे करेंगे समझिएगा कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, यदि इम्परेटिव सेंटेंस, देखिए कह रहा है इफ इम्परेटिव सेंटेंस कम्स इन द रिपोर्टेड स्पीच, यदि इम्परेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, देन तब हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड, सेड, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में से, सेड आता है, वो ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड में, या उसके जगह पर एडवाइस, एडवाइसेज, एडवाइस्ड में, या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड में, या कमांड, कमांड्स और कमांडेड में। और ये अब जहां चाहेंगे वहां नहीं यूज कर देंगे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड। ये आपको वाक्य का मीनिंग चेक करना है। जब आप रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड को बदलेंगे तो आप रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का मीनिंग निकालेंगे, देखेंगे उसका मीनिंग क्या आ रहा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग एडवाइस है तो सेड एडवाइस्ड में बदल जाएगा, अगर आदेश है तो सेड ऑर्डर्ड में बदल जाएगा, अगर वहां विनती है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है वो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। जो आपको इन्वर्टेड कोमा दिखता है ना, ये हटेगा और उसके जगह पर क्या यूज करेंगे आप, टू का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप टू का प्रयोग करेंगे। प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, अगर किसी वाक्य में प्लीज, काइंडली, सर या मैडम का चर्चा हो तो आप इसे क्या करेंगे, हटा देंगे और इसके जगह पर रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करेंगे। किसके जगह पर, केवल सर और मैडम के जगह पर, ऐसा नहीं कि प्लीज और काइंडली के जगह पर कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, प्लीज और काइंडली के जगह पर नहीं। लेकिन ये वाक्य में अगर ये चारों आए तो सबसे पहले हटाना इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। और जिस वाक्य में सर और मैडम का चर्चा रहे तो सर और मैडम के लिए रिस्पेक्टफुल्ली वर्ड का यूज करना। देखिए हमने क्या लिखा, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम आर लेफ्ट आउट। अगर वाक्य में तो हटा दीजिए, परंतु एक बात ध्यान रखना है कि रिस्पेक्टफुल्ली इज यूज्ड फॉर सर और मैडम,
सर या मैडम आ जाए तो उसके लिए रिस्पेक्टफुल्ली का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर प्लीज और काइंडली के बदले, तो आप प्लीज काइंडली का मीनिंग समझ रहे हैं कि प्लीज का मतलब ये कहीं विनती कर रहा है। काइंडली देखिए, हम किसी से विनती करते हैं तो इस तरह का वर्ड यूज करते हैं प्लीज काइंडली, तो इसके बदले तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम रिक्वेस्टेड यूज कर ही देंगे, इसलिए उसके बदले कोई मीनिंग अलग से कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन सर और मैडम के लिए रिस्पेक्टफुल्ली का यूज करेंगे। और अगली बात समझिएगा कि यदि ऑब्जेक्ट वाक्य में नहीं दिया रहे, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे और आप इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देना मस्ट हो जाता है। जैसे मैंने क्या लिखा, जरा समझिएगा ध्यान से कि इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन इन द रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, जिसको इंट्रोड्यूसिंग स्पीच बोलते हैं, अगर उसमें ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं हो, देन तब ऑब्जेक्ट मस्ट बी यूज, तो ऑब्जेक्ट अवश्य ही प्रयोग किया जाना चाहिए आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। कहां? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको अवश्य ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देना है, ये अवश्य है। एट लास्ट अंत में आप जानते हैं कौन सा रूल? जनरल रूल्स। अंत में जनरल रूल का प्रयोग करना है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका प्रयोग करना है। और इस तरह से आपका जो डायरेक्ट स्पीच है वो इंपरेटिव को भी आप आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने मैंने एग्जाम्पल रखा है, माई टीचर सेड टू मी, मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। अब देखिए माई टीचर, इसका मतलब आदेश दिया है उन्होंने, तो सेड टू बदलेगा, इस वाक्य से आदेश का भाव आ रहा है, तो सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब इस वाक्य के अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है, और आदेश का यहाँ अर्थ आ रहा है, तो सेड टू बदलेगा ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कोमा बदलता है टू में, और टू सिट डाउन। इस तरह से आपने क्या देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बड़े आसानी से आप इंपरेटिव सेंटेंस का भी कर सकते हैं। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस आदि आज्ञा सूचक वाक्य, द सेंटेंस विच डिनोट्स ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। यानी वैसा वाक्य जो आदेश, सलाह, विनती, अनुमति, नियंत्रण इत्यादि का बोध कराता हो, उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज हेल्प मी, सिट डाउन, कीप क्वाइट एक्सेट्रा, है ना, ये इसका एग्जांपल्स है। और इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसको इंग्लिश ग्रामर का एक्सेप्शनल केस भी कहा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, भाई ये रूल्स, यदि किसी भी वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड क्रमशः ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड में, एडवाइस, एडवाइसेस, एडवाइस्ड में, या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड में, कमांड, कमांड्स, कमांडेड में। लेकिन ये सब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार एडवाइस, ऑर्डर, है ना, रिक्वेस्ट या कमांड का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू यूज करेंगे। प्लीज काइंडली सर मैडम है तो इसको हटा दीजिए, लेकिन सर और मैडम के लिए रिस्पेक्टफुली का प्रयोग होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे वाक्य में, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अंत में जनरल रूल का प्रयोग करना। और इस प्रकार से जैसे आपके सामने एक एग्जांपल मैंने दिया, माय टीचर सेड टू मी सिट डाउन, सिट डाउन का अर्थ क्या था, ऑर्डर का, इसलिए सेड टू ऑर्डर में बदला। अब इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग ने चेंज किया इसे। आगे हम लोग देखेंगे और सारा एग्जाम्पल कि कैसे कितना आसानी से ये बन पा रहा है।
देखेंगे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल जरा समझिएगा ध्यान से, सबसे बड़ा आसानी से बनेगा ये। माई फादर सेड टू अस, टू मी, कीप क्वाइट। बनाएंगे डायरेक्ट में, क्या बनेगा? माई फादर, देखिए आदेश दिए हैं, पिताजी हैं, कह रहे हैं चुप रहो, इसका मतलब ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे? टू, बस कीप क्वाइट। कितने आसानी से आप बना पा रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ममता said to me, please help me। क्या बनाएंगे जब आप इसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो बनाएंगे ममता प्लीज लगा हुआ, यानी विनती कर रही, रिक्वेस्ट कर रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेड टू, रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, और फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू ममता, तो बदलेगा इस तरह से इनडायरेक्ट में आपने चेंज कर दिया। चौथा एग्जाम्पल आप देखेंगे, ही सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग, क्या बनेगा? He advised me to walk in the morning। देखिए उन्होंने मुझसे कहा सुबह में टहलो। बात का अर्थ क्या आ रहा है? रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ आ रहा है सलाह, हमें कोई सलाह दे रहा है कि सुबह में टहलो, तो सेड टू बदल जाएगा किस में? एडवाइस्ड में। तो he advised me to walk in the morning। पांचवा एग्जाम्पल देखिए, he said to me, open the door। क्या बनाएंगे आप? he ordered me to open the door। छठा एग्जाम्पल आप देखिए, he said to the principal, sir please या kindly हेल्प मी। अब इसको समझिए, ही देखिए सेड टू है, द प्रिंसिपल से उन्होंने कहा है, विनती किया है कि सर मेरी मदद करें, ठीक है। यहाँ रिक्वेस्टेड टू का मीनिंग आ रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, और सर या मैडम बदल जाता है रिस्पेक्टफुली में, रिस्पेक्टफुली। अब क्या बचा? काइंडली हेल्प मी। टू, अब काइंडली का मीनिंग यहाँ पे हम लोग यूज कर चुके हैं, है ना। देखिए रिक्वेस्टेड, काइंडली, काइंडली का यूज ही है कि आप किसी से विनती कर रहे हैं, तो हो जाएगा टू हेल्प, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, टू हेल्प हिम। फिर से समझिएगा, he said to the principal, he requested the principal, sir रिस्पेक्टफुली में बदल गया, और काइंडली का मीनिंग यहाँ पर रिक्वेस्टेड के रूप में आ चुका है। बचा आपके पास हेल्प मी, तो इन्वर्टेड कोमा के बदले टू हेल्प लिख दिए, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ही हो जाएगा। और देखिएगा एग्जाम्पल, माई
mother said to me take medicine in time। जाएगा क्या? My mother advised me। क्यों advised me to take medicine in time? मतलब माँ हमें सलाह दे रही है कि दवाई समय पर लेना, है ना, दवाई समय पर लो। तो my mother advised me to, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या, टू टेक मेडिसिन इन टाइम। इस तरह से आपने देखा कितने आसानी से हम लोग इस इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर पा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे अगर निगेटिव इंपरेटिव रहा, अगर निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, अगर निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस रहा तब आप उसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। निगेटिव का मतलब वहां पे मना किया गया हुआ होगा कि ये काम नहीं करना है, मना किया गया होगा कि ये काम नहीं करना है। तो जहां पर निगेटिव नोट का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे वाक्यों को आप कैसे चेंज करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं उसे हम लोग। निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, जब निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आपके सामने आएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, पहली बात कि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड change into ask, asked, asked में बदल दिएगा। दूसरी बात, not to is used for इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमास के लिए आप, इन्वर्टेड कोमास के लिए आप क्या यूज कर देंगे, नोट टू का आप प्रयोग करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल आपके सामने, बाकी सब रूल वही रहेगा। आपको है ना दो बातें समझना है कि जब निगेटिव इंपरेटिव रहे तो से, सेड को आस्क में बदलना, यानी आस्क, आस्क और आस्क में, और इन्वर्टेड कोमा के बदले नोट टू का प्रयोग करना। जैसे he said to me, he said to me don't open the door। क्या he said to है तो हो जाएगा asked, बदलेगा ना me। अब ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा नॉट टू में बदल गया, है ना, ये डोंट हट जाएगा यहाँ से, चूंकि नॉट टू आ चुका है, वही सेंस यहाँ ये डोंट भी ले रहा है तो ये हटेगा और फिर बनेगा क्या, ओपन द डोर। बन गया क्या, he asked me not to open the door। ठीक है, he said to me don't open the door। तो he asked, said to बदला, ask में, said to ask में बदला, me इन्वर्टेड कॉमा नॉट टू में बदल गया, चूंकि नॉट टू आ गया, यही नो यहाँ भी डोंट था, सेम मीनिंग रख रहा था, हटा दिया हमने उसे, फिर ओपन द डोर, ओपन द डोर। दूसरा एग्जांपल पे आपको फरमाएंगे। दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि फादर सेड टू मी डोंट गो आउट। दूसरा एग्जाम्पल करें, पिताजी ने मुझसे कहा कि बाहर मत जाओ। इनडायरेक्ट में आप चेंज करो इसको, फादर आस्क्ड मी, सेड टू आस्क में बदलेगा,
इन्वर्टेड कॉमा मतलब नॉट टू, खत्म, नॉट टू गो आउट। इस तरह से आप, है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से चेंज कर पाएंगे। और एग्जाम्पल आप देखिए, द टीचर said to the students, the teacher said to the students, don't make a noise। अब देखिए इसको करें, द टीचर, तीसरा एग्जाम्पल है और इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, द टीचर सेड टू, बोलिए किस में चेंज करें, आस्क में, द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज। देखिए नॉट टू, इन्वर्टेड कॉमा, डोंट, है ना, मेक अ नॉइज। इस तरह से आप बड़े आसानी से एक एक एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। एक नोट आपको यहाँ पर समझाना मैं चाह रहा हूँ कि नोट क्या कहता है, जरा इसको समझिए। कभी कभी हम इस तरह के निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस को शॉर्ट में भी हम बनाने की कोशिश करते हैं, वहां पर जहां पे हमें नोट टू का प्रयोग करना है हम नहीं भी कर सकते। कैसे बना सकते हैं? दूसरा तरीका क्या है, नोट कहता है रिपोर्टिंग वर्ब से सेज said, also change into forbid, forbids, फॉरवर्ड। देखिए इसमें चेंज हम लोग करेंगे, फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे इस तरह से, है ना। और पहली बात हम क्या करते थे, रिपोर्टिंग वर्ब सेज और सेड को आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड में बदल देते हैं। हम उसी को क्या कर सकते हैं, फॉरबिड, फॉरबिड्स और फॉरबिड में बदल सकते हैं। दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं। और दूसरा बात समझिएगा, टू, जहां नोट टू आप यूज करते थे, चूंकि होता क्या, फॉरवर्ड और फॉरवर्ड मतलब ये होता है मनाही, यहाँ मनाही किया जा रहा है, यानी आपको रोका जा रहा है, मनाही